सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अभिषेक फुलवारिया पर। आज बात करने जा रहे हैं आरबीएससी 12th केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ आज अर्धवार्षिक का, ठीक है ना, 24 नवंबर 2025 को उसका अपन सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अर्धवार्षिक का जो पेपर हुआ है 2025-26 का 12th की केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इस वीडियो को आने तक देखना, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर एकदम एग्जैक्ट सही मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके इसमें आया था रिक्त स्थान मतलब अबसद वालों में प्रश्न था कि इनमें से कौन सा अणुसंघीय गुणधर्म है। बहुत इजी प्रश्न था। परासरण दाब एक अणुसंघीय गुणधर्म है और 4 अणुसंघीय गुणधर्म होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण में परासरण दाब। तो राइट आंसर क्या होगा? परासरण। अगला नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ये तो सबको पता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? तो अक्सर ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, ओम हरिओम, ठीक है। अगला नेक्स्ट है किस कोटि की अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको याद रखना है शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग है वो किसी भी अभिकार की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। अगला देखो नेक्स्ट है कि रंगीन लवण कौन बनाते हैं। तो ये बनाता है संक्रमण धातु, यानी डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो रंगीन लवण बनाते हैं, संक्रमण धातु। इसका राइट आंसर होगा। अगला रीजन पूछे तो इसमें याद रखना इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो कि डीडी संक्रमण के कारण क्या दर्शाता है? रंग दर्शाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डीडी संक्रमण। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है अगला प्रश्न आ रखा है कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो क्लोरोफॉर्म जो होती है वो वायु और प्रकाश की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस बनाती है जिसका नाम क्या है? फॉस्जीन। इसलिए इस क्लोरोफॉर्म को पूर्णतः रंगीन और बंद बोतल में रखा जाता है, पैक करके पूर्णतः भरी हुई, ठीक है ना, याद रखना। तो क्लोरोफॉर्म कौन सी विषैली गैस बनाती है? फॉस्जीन। फॉर्मूला भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक में आएगा COCl2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसका? फॉस्जीन का। क्या फॉर्मूला है? COCl2। याद रखना फॉस्जीन विषैली गैस है, किससे प्राप्त होती है? क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से। अगला नेक्स्ट, और ये आपको वीडियो पूरा देखना क्योंकि यही प्रश्न आपको वार्षिक में भी देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है वह संकुल आयन जो इंगित कीजिए, अच्छा इंगित कीजिए मतलब दर्शाइए कि कौन सा जो इनमें से वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा CrH2O होल फॉर Cl2। इसका रीजन क्या है? क्योंकि Cr रहेगा बीच में, इसके 4 साइड कौन बना देंगे? तो सर 4 साइड तो हो जाएगा H2O। ये देखो H2O और H2O, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। अगर दोनों Cl विपरीत है तो फिर वो ट्रांस रूप कहलाएगा। और अगर मान लो आप एक काम करके ये जो है Cl है उसको यहाँ से यहाँ कर, मान लो यहाँ Cl की जगह यहाँ पर लिख दिया आपने H2O, क्या लिख दिया? H2O। और यहाँ जो ये H2O इसको अगर मान लो या इसको अगर आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, जैसे मैं कलर चेंज लिख देता हूँ, जैसे मान लो आपने इसकी जगह Cl लिख दिया, क्या लिख दिया? Cl। तो फिर ये यौगिक जो है वो पास पास होने का कारण सिस कहलाएगा और विपरीत हो तो क्या कहलाएगा? ट्रांस कहलाएगा। इसका मतलब ये जो यौगिक है ए, ये क्या दर्शाएगा? ज्यामितीय समावयवता सिस और ट्रांस वाली। बाकी वाला क्यों नहीं दर्शाएंगे? क्योंकि इसमें देखो इसमें 3 सेम है तो नहीं दर्शाएगा, इसमें 5 सेम है तो भी नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इसमें 2 लिगेंड है ही नहीं जो पास पास अलग रख पाओ, इसलिए तो ये एक ही दर्शाएगा। इसमें सारे लिगेंड ही सेम है तो ये नहीं दर्शाएगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो गाजर का हलवा प्राप्त होता है, ठीक है भाई। तो प्राथमिक एल्कोहल का अगर आप क्या करोगे? ऑक्सीकरण, तो आपको इसमें मिलेगा एल्डिहाइड। कौन सा मिलेगा? एल्डिहाइड। इसको देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये प्राथमिक एल्कोहल का मतलब है RCH2OH, यानी जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है वो आगे एक कार्बन से मान जुड़ा है तो उसको प्राथमिक बोलेंगे। इसका आपको क्या करना? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण करने के लिए आप कोई भी ऑक्सीकारक यूज कर सकते हो। मान लो आपने कोई भी ऑक्सीकारक, जैसे मैंने लिख दिया K2Cr2O7 या फिर HNO3, कोई भी आप ऑक्सीकारक वगैरह लिख सकते हो। तो अगर इसका ऑक्सीकरण होगा तो उस कंडीशन में आपको लिखना RCHO बनेगा। क्या बनेगा? RCHO। तो अक्सर कैसे बना? तो यहाँ से क्या हटेगा? एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्या हटेगा? एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? या ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो इसमें हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। तो एक और एक 2 हाइड्रोजन गए पीछे, यहाँ पर क्या बन जाएगा? इधर देखना है ना सारे, इस कार्बन पे एक H गया, एक O से H गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? CH और यहाँ क्या रह जाएगा? O। तो RCHO बनेगा। इसको अपन एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, याद रखना। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बिल अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया याद रखनी, कार्बिल अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। कौन सी एमीन? प्राथमिक 1 डिग्री एमीन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। अगला नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाँ नाइट्रोजन सारक जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन सारक होते हैं, A, T, C और G, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। इसमें यूरेसिल नहीं होता, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न, ट्राइमेथिल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ये प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट छप गया है। ऑक्सीकरण अवस्था की जगह यहाँ पर संकरण अवस्था पूछना है। इसको क्या पूछना है? संकरण अवस्था। तो संकरण अवस्था इसकी होगी ट्राइमेथिल एमीन पूछा तो बीच में रखना नाइट्रोजन, 3 इस पे कौन होंगे? तो 3 होंगे CH3। क्लियर। ये होगा ट्राइमेथिल और एमीन का मतलब इसके पास एक क्या है? LP है। क्लियर है भाई। तो ट्राइमेथिल एमीन में संकरण क्या होगा? तो 1 बंद, 2 बंद और 3 बंद, 3 तो हो जाएंगे बंद और 1 हो जाएगी LP, कुल बंद आएंगे 4, 3 बंद और 1 क्या होगी? LP। यानी कि संकरण का फॉर्मूला आपको याद रखना है LP + BP। क्या होता है? LP
प्लस बीपी। तो बीपी मतलब बॉन्ड पेयर इसमें कितना है बंद, तो अक्सर बंद तो 3 थे। एल कितनी थी, एक और 3 कितने हुए 4, 4 के हिसाब से एस 1 होगा, पी कितने होंगे 3, sp3 संकरण होगा। क्लियर है भाई, ये इसका राइट आंसर क्या होगा sp3 संकरण। अगला देखो नेक्स्ट प्रश्न है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी बीडीएसी, इसको क्या बोलते हैं BDAC। ये मैंने कल परसों सोल्व कराया था आदिवासी वाला पिछले वाला पेपर, उसमें ये था बीडीएसी है ना। तो बीडीएसी का फॉर्मूला देखो इधर, बेंजीन होती है, क्या होती है बेंजीन। इस बेंजीन पर किसी भी कार्बन पर क्या हो N2 प्लस और Cl माइनस, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बीडीएसी। अब कोई सच रिक्त स्थान में ऐसा नहीं लिख पाए तो आप ऐसे लिख सकते हो C6H5, इस बेंजीन को क्या बोलते हैं C6H5। बाम क्या लिखोगे N2 सॉरी N नीचे लिखना N2 ऊपर प्लस और Cl माइनस, इसको अपन बीडीएसी कहते हैं, याद रखना ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5 N2 प्लस Cl माइनस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला ये जो यौगिक दे रखा इसमें आपको पूछा है अच्छा कार्बोनिल की, किसकी कार्बोनिल सॉरी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है। तो आप चेक करो, इसको थोड़ा जूम करते हैं आपके लिए, क्या करते हैं जूम, ये देखो। अब इसमें आपको ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, तो अमोनिया तो उदासीन होता है, इसको छोड़ दो। एक सील का तो अक्सर 1 माइनस 2, और ये माइनस का 2, माइनस का कुल कितना हो तो अक्सर माइनस का हो जाएगा 3, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, यानी यहाँ पर आंसर आएगा प्लस का 3। क्लियर है भाई, इसकी ऑप्शन का प्लस की कितनी हो जाएगी तो अक्सर प्लस की 3 होगी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है जल में विलय विटामिन कौन सा है। जल में विलय मतलब ऐसा विटामिन जो जल में घुल जाए, तो आपको याद रखना है WBC। क्या रखना है WBC। W का मतलब वाटर, W मतलब क्या होगा वाटर, वाटर मतलब क्या होता है तो अक्सर वाटर मतलब जल होता है, इतना तो हमें पता ही है, पता बढ़िया बात भाई ठीक है। अब B और C, B का मतलब विटामिन B और C का मतलब विटामिन C, तो यहाँ पर आंसर होगा जल में विलय विटामिन B व C है ठीक है। विटामिन B और विटामिन C जल में क्या होता है विलय होता है। और अगर तेल में विलय यानी वसा में विलय पूछे तो आपको याद रखना डाकी, ठीक है। डाके मत पढ़ना, इसको पढ़ना डाकी। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई, ये जो होता है वो सारे क्या होते हैं तो ये सारे तेल या वसा में विलय होते हैं। और WBC में याद रखना विटामिन बी और विटामिन सी, W में क्या होगा वाटर, वाटर में क्या होता है विलय। अगला नेक्स्ट प्रश्न है सभी नाभिकीय रेडियोएक्टिव सह अभिक्रियाएं कौन सी कोटि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, ये कई बार रिपीटेड प्रश्न ठीक है। तो सभी नाभिकीय रेडियोएक्टिव विघटन अभिक्रियाएं कौन सी होगी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। अगला नेक्स्ट है हिमांक अवनमन स्थिरांक की मात्रक इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट करके मैंने लिखा था और बोला था 100% आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हिमान अवनमन की इकाई। और ये याद आपको इसलिए करना क्योंकि वार्षिक में भी सेम प्रश्न आएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स किसका मात्रक है, हिमांक अवनमन पूछे या क्वथनांक उन्नयन पूछे, दोनों स्थिरांक का मात्रक सेम रहेगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट है आयनिक विलीनों की चालकता का मापन चालकता मापी द्वारा करता है, किसके द्वारा चालकता मापी, जो कि किस पर डिपेंड करता है तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज पर डिपेंड करता है। किस पर व्हीट स्टोन, आपने सुना होगा फिजिक्स में भी आता है व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज, उस पर ये निर्भर है, तो उसके माध्यम से इसका क्या करते हैं मापन करते हैं। आंसर इसका होगा चालकता मापी ठीक है। और किसी ने व्हीट स्टोन ब्रिज लिखा तो भी सही माना जा सकता है, चालकता मापी आपको याद रखना। चालकता मापी क्या करेगा चालकता का मापन, कंडक्टिविटी मीटर है ना। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 8 ग्राम NaOH 450 ml विलीन में घुला है तो इसकी मोलरता ज्ञात करो। तो मोलरता का फॉर्मूला आप सबको याद है क्या होता है WB/MB, यानी कैपिटल M बराबर WB/MB, यानी विलय का पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा में 1000 बटे में V, वो भी किसमें ml में। अब इसमें मान पड़ा देखो WB का आपको दिया 8 ग्राम, MB NaOH का द्रव्यमान होता है 40, कितना होता है 40 याद करना पड़ेगा। 1000 का क्या लगना है 1000 बटे में V का मान आपको दिया 450, कितना दिया 450, तो इसको जब आप सोल्व करोगे पूरे को तो इसका आंसर आगे 0.44 आएगा, कितना आएगा 0.44, पीछे लिख देना मोल प्रति लीटर, क्या होगा मोल प्रति लीटर, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाँ द्वितीय कोटि अभिक्रिया कौन सी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। ये भी मैंने कल परसों वीडियो में बोला था, पिछली बार का वर्ष का सोल्यूशन जब कराया था तो मैंने बोलता है रट के जाना, तीनों कोटि की कोई भी आ सकती है। तो आपको कॉमन फॉर्मूला याद रखना है मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या होती है, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर होती है 1 - n, क्या होती है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। अब आपको n का मान द्वितीय कोटि पूछा 2 रख दो, तो क्या लिखोगे मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - 2 1 सेकंड इनवर्स। अब 1 - 2 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 का जब आप गुणा करोगे तो आंसर बनेगा ये मोल, मैं वापस सीधा आंसर लिख देता हूँ मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स। ये अगर किसी ने लिखा तो उसका सही होगा। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का जो क्या बोलते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है मोल, मतलब सॉरी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, याद रखना। अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कोल्ड हाउस का नियम, किसका नियम कोल्ड हाउस का नियम। कोल्ड हाउस का नियम ये कहता है कि किसी विद्युत अपघटक की जो सीमांत मोलर चालकता कौन सी, किसी विद्युत अपघटक की सीमांत मोलर चालकता अर्थात लैम्डा एम नोट किसी विद्युत अपघटक की सीमांत मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों की मोलर चालकता यानी कि पॉजिटिव ठीक है लैम्डा एम नोट प्लस नेगेटिव लैम्डा एम नोट, यानी धनायनों और ऋणायनों की
मोलर चालकताओं के योग की क्या होती है, बराबर। तो किसी विद्युत अपघटन की सीमांत मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन तथा उसमें उपस्थित ऋणायनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, कोलराउस जी का नियम कहते हैं। अगला नेक्स्ट है एसीटोन का आईयूपीएसी नाम। एसीटोन जी का आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनॉन। क्या होता है, प्रोपेनॉन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत इजी नाम है। संरचना बता देता हूँ मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं संरचना बना के बता रहा हूँ, पेपर में आएगा वार्षिक में वापस। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कुल कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन का कीटोन है, तो प्रोपेन प्लस ऑन क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। याद रखना प्रोपेनॉन, या प्रोपेन 2 ऑन भी कह सकते हो, प्रोपेनॉन ही सही है, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना बनाए। किसकी, कार्बोक्सिलेट आयन की। एक बार इधर देखो सारे, किसकी, कार्बोक्सिलेट आयन। तो पहले आपको पता होना चाहिए जब RCOOH होता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इसमें से H प्लस हट जाए, क्या हट जाए, H प्लस, तो फिर जो आयन बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, RCO माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। अब अपन बढ़ाएंगे इसकी संरचना। एक बार इधर देखो, अनुनाद RC डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बंद हो, इस पे क्या हो जाएगा माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर है, ये क्या कार्बोक्सिलेट आयन, इस पे एलपी होगी 3। अब अगर इसमें कुछ नहीं करना है, इस बंद को आप मान लो, ये जो बंद है इसके पास एलपी होगी 2, ये बंद मान लो यहाँ ट्रांसफर हो जाए, तो ये जो एलपी है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसकी संरचना इस प्रकार से बनेगी, आर का आर और ये कार्बन यहाँ पर बंद कितना हो जाएगा 1, एलपी कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन कैसा बंद बना लगा, डबल बंद, एलपी रह जाएगी 2। तो इस प्रकार की संरचना ये है इसकी अनुनादी संरचना, किसकी, कार्बोक्सिलेट आयन की। नेक्स्ट प्रश्न है डीडीटी का संरचना सूत्र लिखिए। देखा जाए तो ये बहुत भारी प्रश्न है और देखा जाए तो बहुत इजी प्रश्न है। पहले आपको इसका नाम याद रखना है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या नाम है, ये नाम पूछा जाता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइफेनिल। ये राइटिंग मत देखना मेरी, बहुत सुंदर राइटिंग ऐसी बहुत मुश्किल से बनती है। डाइक्लोरो डाइफेनिल, बाम लिखना ट्राइक्लोरोएथेन, ये ट्राई, ठीक है, आधा नाम ऊपर आएगा, क्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन। क्या नाम है ना, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अब इसकी बनाते हैं संरचना, देखते हैं कैसे बनती है। बहुत ईजी संरचना है, थोड़ा ढंग से इधर दिमाग लगाओ, याद भी हो जाएगी, ठीक है। पहले आपको 2 बनानी बेंजीन। क्या बनानी है, 2 बनानी है बेंजीन। एक बेंजीन इसके नीचे बना दो, ये कुल कितनी बेंजीन हुई, 2। अब एक सीएल इधर लगाओ, डाइक्लोरो डाइफेनिल। ये देखो, ये जो इतनी संरचना है इसको 2 बार डाइक्लोरो, उसके बाद में ये 1 फेनिल और 2 फेनिल, क्या डाइफेनिल, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल। अब आगे देखो, अब आपको लेना ट्राइक्लोरोएथेन। क्या लेना है, ट्राइक्लोरोएथेन। ट्राइक्लोरो मतलब एथेन का मतलब 2 कार्बन, 1 कार्बन और 2 कार्बन, ये हो गए 2 कार्बन। अब एथेन बनाना है, क्या बनाना है, एथेन। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, H, और ये इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। क्लियर, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाना है, Cl और ये Cl। अब आप चेक करो तो ये संरचना बिल्कुल सही है, और नाम इसी से आपको याद रखना, संरचना से। देखो कैसे याद रखना है, ये डाइक्लोरो, बाद में डाइफेनिल, बाद में ट्राइक्लोरो, 1 2 3 ट्राइक्लोरो, और कुल कार्बन कितने हैं 2, तो ट्राइक्लोरो एथेन। ये इसकी संरचना किसकी, डीडीटी की। अगला देखो नेक्स्ट प्रश्न जो आ रखा है वो है कि स्कैंडियम 3+ आयन रंगहीन होता है क्यों। तो आपको सीधा आंसर लिखना है, स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो पहले तो, ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम आता है कितने नंबर पे, तो अक्सर 21 नंबर पे, 21। ये स्कैंडियम 21 पे आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना ऑर्गन। क्या लिखना है, ये स्कैंडियम में क्या लिखोगे, ऑर्गन। उसके बाद में 3D में 1 और 4s में 2। और अगर बात आप करोगे स्कैंडियम 3+ की, तो सीधी सी बात है, इसमें से ऑर्गन का तो ऑर्गन रहेगा, 3D में कितना हो जाएंगे, तो अक्सर 0 हो जाएगा, और 4s में कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 3+ का मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 1 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। तो इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ये कैसा होगा, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। अगला मिस धातु किसे कहते हैं। तो जब एक धातु दूसरी धातु को मिस करती है तो उसको मिस धातु कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के द्वार्षिक में था, कल परसों सॉल्व कराया है, ठीक है। तो जब एक धातु क्या कर दूसरी धातु को मिस, अरे फेल हो जाओगे ऐसे लिखोगे तो, हाँ क्या, मिस धातु। लैंथेनोइडो द्वारा बनने वाली, किसके द्वारा, लैंथेनोइडो द्वारा बनाई जाने वाली जो मिश्र धातु होती है, क्या होती है, मिश्र धातु, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। तो लैंथेनोइड तत्व द्वारा बनाई जाने वाली मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं। और इसका संगठन क्या होता है, तो इसका संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें 95%, कितना परसेंट, 95% तो होगा लैंथेनोइड यानी Ln, लैंथेनोइड तत्व होंगे, ठीक है। और प्लस में 5% जो होगा वो ज़्यादातर तो इसमें लोहा होगा, उसके अलावा सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन आदि तत्व भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 95% लैंथेनोइड तथा 5% आयरन द्वारा बनने वाली मिश्र धातु क्या कहलाएगी, मिश्र धातु कहलाती है। क्लियर। अगला नेक्स्ट है संगठवाद के सिद्धांत को समझिए। संगठवाद का मतलब टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत में आपको पॉइंटों में याद रखना है। पहला पॉइंट, सभी अणु टक्कर में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा पॉइंट, टक्कर में भाग लेने वाले सभी अणु जो होते हैं वो, या एक बार वापस देखना, पहला फर्स्ट पॉइंट एक बार लिख दे, थोड़ा आपको समझा देना। पहला पॉइंट क्या होगा, सभी अणु टक्कर में भाग नहीं लेंगे, सभी अणु जो टक्कर में भाग नहीं लेंगे। दूसरा, केवल वे अणु ही भाग लेंगे जिसके पास औसत ऊर्जा होती है। क्या होती है, औसत या उससे अधिक ऊर्जा। औसत ऊर्जा अगर है तो वो टक्कर में भाग लेंगे। क्लियर। अब जो टक्कर में भाग ले रहे हैं वो उत्पाद नहीं बढ़ाएंगे, सारे अणु उत्पाद नहीं बढ़ाएंगे, यानी सभी अणु जो होते हैं वो उत्पाद नहीं बढ़ाएंगे। तो उत्पाद कौन बढ़ाएंगे, केवल वे अणु ही उत्पाद बनाएंगे। उत्पाद केवल वे अणु बनाएंगे जिसकी क्या हो,
प्रभावी टक्कर हो। कैसी टक्कर हो? प्रभावी टक्कर होगी तो उत्पाद बना देंगे। अब लास्ट पॉइंट, प्रभावी टक्कर क्या होती है? तो वह टक्कर जिसमें अभिकारकों का विन्यास, क्या विन्यास या अभिविन्यास, वो उचित होता। कैसा होता है? उचित। वापस लिख देता हूँ, ये विन्यास अगर कैसा हो? उचित हो। उचित मतलब सही हो, तो सही अभिविन्यास होने पर उत्पाद बन जाएगा। तो पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। अगला बहुत इजी सिद्धांत है, आप किताब से या ढंग से समझ लेना, वापस नोट से भी आप समझ सकते हो। अगला पॉइंट, एक प्रोटीन 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये इसका मतलब है 200 ml। 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो 1 ml बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml। तो एक प्रोटीन 200 ml जलीय विलयन में कितना 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो उसमें 300 केल्विन ताप पर इसका परासरण दाब आपको दे रखा है 2.57 गुणा 10 की माइनस का 3 बार। तो इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि पाई बराबर होता है CRT, पाई बराबर CRT। सी को अपन क्या लिख सकते हैं? तो अक्सर NB/V गुणा RT, क्लियर। NB गुणा V अपॉन RT, नहीं RT। अब NB को क्या लिख सकते हैं? तो अक्सर WB/MB, WB/MB गुणा में RT तो था ही और बटे में V भी है। अब आपको क्या करना है? ये पाई जो है, इस पाई को बटे में भेज दो, MB को इधर भेज दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इधर देखो, MB बराबर WB अपॉन पाई बटे में आ जाएगा, VB बटे में रहेगा, RT रह जाएगा ऊपर। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे लिखकर, ठीक है ना, तो इसमें आपको WB का मान कितना दिया है? पर्सन देखो एक बार, इधर देखना है ना, मैं थोड़ा लिख के समझा देता हूँ। इसमें आपको MB का मान ज्ञात करना है, यानी विलय का मोलर द्रव्यमान क्या करना है? ज्ञात करना है, MB, क्लियर। WB का मान आपको दिया 1.26 ग्राम, तो 1.26 ऊपर लिखोगे, क्लियर, गुणा में 1.26, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? 300 केल्विन ताप। R का मान आपको लिखना है 0.0821, 0.0821, ये भी आप लिख सकते हो R का मान, क्लियर। और गुणा में टी का मान कितना है? तो अक्सर 300 केल्विन, ठीक है। बट्टे में और क्या लिखोगे? बट्टे में आपको लिखना है, हाँ, पाई का मान कितना है? 2.57, 2.57 गुणा 10 की घात माइनस का 3। और आपको दे रखा है, अच्छा बटे में कौन जाएगा? पाई, ये पाई हो गया, गुणा V का मान कितना दिया है? 200। ये ml में, किसमें? अगर आप ml में लिखो तो ऊपर 1000 का गुणा कर देना, क्लियर, वरना आप 0.2 लिख देना सीधा। ये पूरा लिख कर आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर लगभग 61,000 आ जाएगा, 61,038। ये सीधा आपको याद रखना, या 61,022, जो भी आपको आंसर हो लिख देना, क्लियर, ये आपका आंसर होगा। बाकी इसमें फंस हो तो आप ही बढ़िया, वरना ये रट के जाना, ऐसे प्रश्न सीधे रटे हुए काम आते हैं। अगला, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो इसके दो रीजन है, एक रीजन बढ़िया याद रखना आप, ठीक है। एक होता फिनॉल, फिनॉल का मतलब है अगर बेंजीन पर क्या हो, बेंजीन पर अगर OH हो तो उसको अपन फिनॉल कहते हैं। और जब इसमें से H+ हट जाता है तो अपन जो आयन बनेगा उसको फिनॉक्साइड बोलेंगे। क्या बनेंगे? बेंजीन पे O पे हो जाएगा माइनस, उसको बोलेंगे फिनॉक्साइड, क्लियर है क्या भाई? अगला, और जब आप RCOH की बात करो, RCOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसमें से अगर H+ हट जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा? कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका स्थायित्व फिनॉक्साइड आयन से, किससे? फिनॉक्साइड आयन से अधिक होता है। इसी कारण जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। सीधा याद रखना, कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व फिनॉक्साइड से अधिक होता है। अतः ये इसमें चेंज हो जाता है, लेकिन ये इसमें चेंज मुश्किल से होता है। अतः किसका स्थायित्व अधिक होगा? कार्बोक्सिलेट का। तो अम्लीय ज्यादा कौन होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसका रीजन भी है क्योंकि यहाँ पर जब आप संरचना बनाओगे कार्बोक्सिलेट की, किसकी? कार्बोक्सिलेट की, इधर देखना, RC डबल बंद हो, सिंगल बंद हो, तो यहाँ पर एक बार माइनस आएगा, अगली बार ये माइनस इस पे चला जाएगा। तो ये जो माइनस यानी ऋणात्मक आवेश है ये ओनली फॉर किस पे घूमेगा? ऑक्सीजन पर, ठीक है। लेकिन अगर आप फिनॉल देखोगे यानी फिनॉक्साइड, तो उसमें जो ऋणात्मक आवेश है वो बेंजीन के कार्बनों पर भी आएगा। कहाँ पर? बेंजीन के कार्बन पर। और जो कि कार्बन जो होता है निम्न विद्युत ऋणी होता है और ऑक्सीजन कैसा होता है? उच्च विद्युत ऋणी। तो माइनस हमेशा उच्च विद्युत ऋणी पर सूट करता है, निम्न विद्युत ऋणी पर नहीं। तो आपको सीधा याद रखना, कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व फिनॉक्साइड आयन से अधिक होता है, अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है। अगला, नेक्स्ट है सीसा संचयक सेल की डिस्चार्ज प्रक्रिया में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। कौन सा संचयक सेल? सीसा संचयक सेल। तो ये सीसा संचयक सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, इधर देखो एक बार। एनोड पर क्या होगा? तो इसमें एनोड पर, कौन से पर? एनोड पर जो होता है वो लेड है यानी Pb, वो सल्फेट आयनों से अभिक्रिया करके PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है, क्लियर। और जबकि कैथोड पर क्या होता है? PbO2 यानी लेड ऑक्साइड जो होता है वो सल्फेट आयनों और 4H+ और 2 इलेक्ट्रॉन इनसे अभिक्रिया करके PbSO4 बनाता है और 2H2 बनाता है, क्लियर है क्या भाई? अब आपको इनकी लिखनी मान लो समग्र अभिक्रिया, टोटल रिएक्शन। तो आपको देखना इधर कौन है? Pb और PbO2। तो पहले आपने लिख दिया Pb और क्या लिख दिया? PbO2। उसके बाद में यहाँ पर SO4 माइनस और SO4 माइनस, तो SO4 माइनस 2 बार है और 4 आपके पास क्या है? H+। तो अगर आप बात करो H2SO4 की, किसकी? H2SO4 को अगर आप तोड़ते हो तो 2 क्या बनते हैं? तो अक्सर बनता है 2H+। और 2 क्या बनेगा? मतलब एक क्या बनेगा? SO4 माइनस, यानी SO4 माइनस कितना बनता है? 1। और H+ कितने बनते हैं? 2। अगर आप इस पूरे को 2 से गुणा कर दोगे तो 2H2SO4 के लिए H+ हो जाएंगे 4 और SO4 माइनस हो जाएंगे 2। और ये यहाँ पर लिखा है कि H+ कितने हैं? 4 और SO4 माइनस कितने हैं? 2।
तो ये दोनों जो है आपस में मिलकर क्या बना देते हैं 2H2SO4। तो यहाँ पर आप एक साथ क्या लिख सकते हो 2H2SO4। और PbSO4 और PbSO4 कितने होंगे 2 बार, तो इन दोनों को जोड़कर एक साथ लिख सकते हो PbSO4 और प्लस में 2H2O का 2H2O। ये इसकी होगी समग्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है शीर्ष संचयक सेल की। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 10वां प्रश्न वो है RCONH2 Br2 NaOH और आपको बताना A और B का मान बताना, ठीक है। ये अभिक्रिया है। तो आपको पहले मैं बता दूं ये जो अभिक्रिया वो है हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। जब इसकी अभिक्रिया किसकी R की अभिक्रिया CONH2 मतलब RCONH2 की अभिक्रिया Br2 और NaOH से कराते हैं तो इसमें ये जो CO है वो क्या हो जाता है गायब हो जाता है। ये अभिक्रिया अगर बोर्ड पे आपको कभी पढ़ा है मैंने तो आपको डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल में आप है ना इसको सीधा समझ लो कि यहाँ पर CO हो जाएगा गायब और CO जब गायब होगा तो यहाँ पर बच जाएगा RNH2। क्या होगा RNH2। ये होगा आपके A प्रोडक्ट का नाम, इतना लिखना आपको। A बराबर क्या होगा RNH2 और इसकी अभिक्रिया आपको करानी CH Cl3 और KOH की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है वो है कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें आपको बनाना RNC। क्या बनाना RNC। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इधर A और B क्या क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर A तो क्या होगा तो A होगा सर RNH2 1 डिग्री एमीन, ठीक है, या एमीन कह सकते हैं इसको। उसके बाद B क्या होगा तो B जो होगा वो होगा RNC। क्या होगा RNC मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, याद रखना। ये है कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया का उत्पाद। क्लियर। तो इसको मैं आपको याद रखना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये हो गया ये हॉफमैन ब्रोमाइड कार्बन दोनों अभिक्रिया हो गई। अगला प्रश्न है धातु कार्बोनिलों में आबंध को समझाइए, आबंधन को। तो आपको याद रखना धातु कार्बोनिलों में एक होती है मेटल। क्या होती है मेटल मतलब धातु, ये मान लो M, और एक क्या होगा कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब होता है CO, ये M और CO को अपन क्या बोलते हैं कार्बोनिल कहते हैं। क्लियर। अब आपको यहाँ पर इसके कक्षक बनाने ऑक्सीजन के। क्लियर। ये ऑक्सीजन के कक्षक मान लो या फिर इधर बना लो किसके कार्बोनिल के कक्षक CO के। अब आप देखोगे तो CO का एक कक्षक जो होता है वो M के एक कक्षक के साथ बंध बनाता है, यानी कि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन होता है कक्षक में वो M को देता है। इसका मतलब ये बनता है उप सहसंयोजक सिग्मा बंध। क्लियर क्या भाई। यहाँ पर क्या बनेगा उप सहसंयोजक सिग्मा बंध बन जाएगा। किसके मध्य C और M के मध्य। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है C दे रहा है कार्बोनिल। अब इसमें M की अगर बात करें इसके जो कक्षक होते हैं इसमें भी कुछ असंगठित कक्षक होते हैं, यानी जो संगठन भाग नहीं ले रखे हैं। क्लियर क्या। वो जो कक्षक होते हैं उनमें यहाँ पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ये इसके संकुल के मतलब कार्बोनिल के खाली कक्षक में भर देता है। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, पश्च आबंधन, याद रखना। तो पश्च आबंधन के कारण ये जो बंध होता है वो अधिक स्थायी होता है। इसको बोलेंगे पाई बंध। कौन सा बंध पाई बंध। तो इसमें सिग्मा और पाई बंध दोनों पाए जाते हैं। किसमें कार्बोनिल में। इस प्रकार की संरचना आपको याद रखनी। और इस संरचना बनाने थोड़ा आप लिख दोगे ना कि इसमें जो कार्बोनिल होता है उसका कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को अबंध इलेक्ट्रॉन युग्मों को किसमें कि धातु के रिक्त कक्षक में भरता है जिससे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जबकि धातु के जो भरे हुए कक्षक है उसमें से इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाते हैं कार्बोनिल के कार्बन के खाली कक्षकों में, तब जाकर क्या बनता है पाई बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार जो है वो ये बंध अधिक स्थायी हो जाता है बैक बॉन्डिंग या पश्च आबंधन के कारण। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि संयोजकता बंध सिद्धांत यानी VBT के आधार पर CONH3 के चुंबकीय गुण की या चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। तो इसको अपन थोड़ा समझते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ईजी और बढ़िया प्रश्न है और कई बार रिपीट होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला प्रश्न है। क्लियर है भाई। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं वापस कहाँ गया। हाँ तो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो CO3 सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है सबसे पहले आपको इसी प्रकार से लिखना है सेम टू सेम पैटर्न में। CONH3 है, ये एक अष्टफलकीय संकुल है, वो लास्ट में पता चल जाएगा। इसमें सबसे पहले लिखना धातु परमाणु, वो कौन है तो सर CO। उसके बाद हम चेक करनी तो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था तो आएगी +3 क्योंकि NH3 का आवेश 0 होता है, 6 का भी 0 रहेगा। कुल 3+ है तो 3+ किसका होगा CO का। तो ऑक्सीकरण कितनी हो गई 3+। उसके बाद लिखना होता है आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। ऑर्गन 3d6 4s 0 क्योंकि यहाँ पर 4s में 2 होता है और यहाँ पर 7 होता है। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 यहाँ से चला जाएंगे, एक यहाँ से चला जाएगा, तो 3d6 और 4s 0 हो जाएगा। अब इसके बना दो कक्षक, कक्षक जब बनाए तो 3d6 यानी 2 पहले में 2 भर दिए, बाकी 4 में 1 भर दिया तो 3d6 हो गया और बाकी सब में कितना है 0 0 0। अब आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो NH3 है वो प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है प्रबल, और प्रबल लिगेंड का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर सकता है। तो इसलिए जब इसमें संकरण पढ़ेंगे CO3+ के कक्षकों में संकरण तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा तो अक्सर युग्मित कर देगा। इधर देखो एक बार ये इलेक्ट्रॉन, अभी सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग थे पहले, अब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भर दिए, मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया युग्मन। तो संकरण के समय इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं यानी n बराबर 0 होता है तो फिर वो रंगहीन होता है। कैसा होता है रंगहीन, और रंगहीन के साथ साथ वो प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा प्रतिचुंबकीय। ये इसमें लिखा है कि ये इसमें संकरण बना दिया, संकरण होगा D2sp3। संरचना कैसे बनेगी तो सर ऐसे बनेगी अष्टफलकीय। और इसमें याद रखना ये जो है वो कैसा संकुल है तो ये एक प्रतिचुंबकीय संकुल है क्योंकि इसमें कोई भी मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। संकरण के समय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो फिर वो कैसा होगा अनुचुंबकीय, और नहीं हो तो कैसा होगा प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर। एक और आपको याद रखना है ये एक आंतरिक कक्षक संकुल है। कैसा आंतरिक कक्षक। रीजन क्या है
क्योंकि इसमें जो डी कक्षक है वो अंदर वाले काम आ रहे हैं, अंदर वाले डी कक्षक जो काम आते हैं तो उसको आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं और बाहर वाले को तो बाह्य कक्षक संकुल। अगला, इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, तो अक्सर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, इसलिए इसको चक्रण युग्मी संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रण युग्मी। इधर देखो लिखा होगा, ये लिखा प्रचक्रण युग्मी संकुल कहते हैं इसको। और चक्रण इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहते हैं तो उसका चक्रण अधिक होता है, और जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है तो उसका चक्रण घट जाता है। तो इसको निम्न चक्रण संकुल और प्रचक्रण युग्मी संकुल भी कहते हैं। और ये रंगहीन और प्रतिचुंबकीय क्यों होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दे रखा है वो है कि राइमर टीमान अभिक्रिया और क्लीमेंसन अभिक्रिया को समझिए। तो अपन इसको थोड़ा समझते हैं। एक है राइमर टीमान, कौन सी मान, राइमर टीमान। इसमें आपको याद रखना फिनॉल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, ये जो फिनॉल है, फिनॉल का मतलब बेंजीन पर क्या हो, तो सर बेंजीन पर अगर OH हो तो उसको अपन फिनॉल कहते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया आपको करानी क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 प्लस आपको करानी साथ साथ में KOH या NaOH जो भी लिखा मिले, NaOH, ये होते हैं 3। जब इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये जो फिनॉल है वो बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या बन जाता है, यानी OH का तो OH रहता है, इसमें कोई चेंज होता नहीं है, यहाँ पर आकर जुड़ जाता है CHO। क्या हो जाता है, CHO। इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। ये भी मैंने कल वाले वीडियो में कराया था, ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड। तो आपको याद रखना है सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, गणित मेरी कमजोर है। ये वापस याद रखना, किसकी अभिक्रिया, थोड़ा वापस रिपीट कर लेना, एक बार देख लेना, कोई टाइम नहीं लगेगा अपने। फिनॉल अगर बेंजीन पर क्या हो OH, उसकी अभिक्रिया किससे करानी है, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और KOH हो या NaOH दोनों ही चलेंगे, 3 बार होंगे, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, तो बेंजीन पर यहाँ पर OH का तो OH रहता है, लेकिन इसके पास वाले कार्बन पर CHO अगर जुड़ जाता है, इसको अपन सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर है, क्या बोलता है, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, या इसको अपन बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये जो अभिक्रिया है उसको अपन बोलते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन। कौन सी अपचयन, क्लीमेंसन। इधर देखो, एल्डिहाइड और कीटोन, कौन, एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन या कीटोनों का अपचयन किसकी उपस्थिति में, ये मान लो कोई कीटोन है R C डबल बॉन्ड, इसको करना आपको अपचयन। अपचयन करने के लिए आपको ZnHg क्या यूज करना है, ZnHg यानी जिंक अमलगम, ZnHg प्लस में लिखा हो HCl। क्या लिखा हो, HCl। ये एक अपचायक है और ये अपचायक जो है उसको बोलते हैं क्लीमेंसन अपचायक। तो इसकी उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन, 4। 2 हाइड्रोजन तो जुड़ते कार्बन पर और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर। तो जब 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा H2O, ये अलग हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा RCH2R, यानी ये ऐसे बन जाएगा R, बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और प्लस में क्या बनाएगा H2O। तो इस प्रकार ये एल्केन में बदल जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन अपचयन, यानी कीटोनो या एल्डिहाइड का अपचयन ZnHg और HCl की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन अपचयन। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि, हाँ क्या प्रश्न है, यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 3.0 सेकंड इनवर्स है तो इसकी अर्धयु क्या होगी। बहुत इजी प्रश्न है। इधर देखो एक बार, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धयु फॉर्मूला क्या होता है, तो अक्सर T½ बराबर क्या होता है, T½ बराबर होता है 0.693 अपॉन के 0.693 अपॉन के। अब इसमें आपको प्रश्न में क्या दिखा है, 0.693 का क्या, 0.693 बटे में 3.0, 3.0 का मतलब 3 ही होता है, तो 3 का भाग लगा दो, 3 का भाग लगाओगे 0 का क्या रहेगा 0, 6 में 3 का भाग 2 बार, 9 में तो अक्सर 3 बार और 3 में 1 बार, तो 0.231 इसका राइट आंसर होगा T½ का। ठीक है, पीछे लिख देना सेकंड। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है कि अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता समझाइए। तो आपको याद रखना है अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है। सक्रिय अणुओं की संख्या, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि गतिज ऊर्जा और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अभिक्रिया में टक्कर लेने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आ रखा है डी ब्लॉक। अच्छा, डी पार्ट रूप है, ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न है, इनको लिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कुछ समझा देता हूँ। संक्षरण को समझिए। संक्षरण का मतलब होता है कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातु की सतह के खराब होने की प्रक्रिया को संक्षरण कहते हैं। और ये जो संक्षरण है इसको आप आराम से वैद्युत रसायन वाले पार्ट से डिटेल में पढ़ लेना। इसको रोकने का उपाय पढ़ लेना। रोकने का उपाय क्या करते हैं, तेल लगाकर, पेंट करके, वार्निश करके, या फिर सतह को चिकना बनाकर उसमें उत्सर्ग इलेक्ट्रोड लगाकर, या फिर यह लेपन करके, ये सारे इसके क्या हो सकते हैं, रोकने के उपाय और प्रक्रिया आप लोहे वाली समझाना थोड़ी। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है NaCl, HCl, NaC के लैम्डा एम नॉट यानी कि जो उसको बोलते हैं अनंत अनुता की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता, उनका मान आपको दे रखा है 126.4, 425.9 और 91.05 है। तो HAC का मान ज्ञात करो। तो इसका सिंपल कंसेप्ट समझाता हूँ। जिसका मान आपको ज्ञात करना है वो जो दो आयन है उनको आप जोड़ दो। जैसे H कहाँ पर दिख रहा है, तो अगर HCl में, और AC कहाँ दिख रहा है, NaC में, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, और तीसरे वाला जो भी उसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आपको अगर क्या ज्ञात करना है, मैं इधर लिख देता हूँ,
मान याद रखना इसका, मैं थोड़ा ऊपर इधर ये इधर नीचे आपको दिख रहा है ना कि अगर आपको लैम्डा एम नॉट एच एस सी ज्ञात करना, क्या लैम्डा नॉट किसका, एच एस सी का, एच ए सी, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लैम्डा एम नॉट एस सी एल, क्लियर, इसको और प्लस लैम्डा एम नॉट किसका, एक और एस सी एल के साथ साथ में कौन है यहाँ पर, ये एन ए सी नहीं, हाँ एन ए सी, इसको जोड़ दो, ये एन ए सी लिख दो, एन ए सी, यानी जिसका ज्ञात करना है वो दोनों जहाँ पर उसको जोड़ दो, एच वाले को जोड़ दो और एन ए सी वाले को जोड़ दो, माइनस में लैम्डा एम नॉट क्या लिखोगे, एन ए सी एल को घटा दो, तो देखो एन ए से एन ए उड़ देगा, सी एल से सी एल उड़ देगा, पीछे क्या रह जाएगा, एच ए सी। तो इसमें मान रखना अपने को खाली सीधा लैम्डा एम नॉट एच ए सी, ठीक है, बराबर क्या लिखोगे, एक तो आपको मान दिया हुआ है, ये दूसरा और तीसरा जोड़ना है, तो दूसरे का मान 425.9, 425.9, गणित कमजोर है मेरी, 425 पॉइंट क्या लिखोगे 9, प्लस में आपको तीसरा जोड़ना है, तीसरा 91.0, 91.05, माइनस घटाना किसको, 126.4 को, 126.4, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 390.55 लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है, 390.55 इसका लगभग आंसर आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मात्र लिख देना सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्या होगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला देखो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपको दे रखा है, लेक्लान से सेल का नामांकित चित्र बनाइए, किसका, लेक्लान से सेल का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। तो ये भी आप आराम से विद्युत रसायन वाले पार्ट से देख लेना, बहुत ईजी प्रश्न है। लेक्लान से सेल को शुष्क सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शुष्क सेल, ये आप आराम से देख लेना, इसमें कोई भारी काम है नहीं, ठीक है। बाकी वाला मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ ये प्रश्न। अच्छा ये भी आपको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सीधा लिखा हुआ बता देता हूँ आपको। इस प्रश्न को आप ढंग से पढ़ लो कि 0. इसमें दो प्रकार के विलयन है, एक तो ये है जिसकी सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर KCl है, दूसरा आपको दे रखा है 0.02 मोल प्रति लीटर KCl, यानी दो विलयन है और उनके आपको प्रतिरोध दे रखे हैं, एक का 100 ओम, एक का 520 ओम। आपको एक की तो चालकता दे रखी है, एक की चालकता दे रखी है, दूसरे की ज्ञात करनी है। जैसे इसमें देखो 0.1 वाले कितनी है तो उसकी चालकता है 1.29, दूसरे की क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न थोड़ा ईजी प्रश्न है और मैं ये किताब का एग्जाम्पल है, सीधा सीधा मैं इसको सीधा सोल्व किया बता देता हूँ करना कैसे, क्लियर। बाकी आपको लोड नहीं लेना है, बहुत ईजी प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके वार्षिक में आएंगे, क्लियर। और जिसको ये प्रश्न भारी लग रहे हैं वो ढंग से पढ़ लेना, वरना पेपर में डब्बे गोड़ हो जाएंगे, ठीक है। ये देखना, ये प्रश्न दे रखा देखो सेम टू सेम प्रश्न पूरा पूरा, ये किताब का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ये देखो 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन, तो जो दिया उसको लिख दो। जैसे M1 दो प्रकार के विलयन, दो भाग बना लो, एक M1 लिख दो, एक को M2 लिख दो। तो M1 का मान आपको दिया 0.1 मोल प्रति लीटर और M2 मतलब दूसरी विलयन की सांद्रता कितनी है या मोलरता कितनी है, तो 0.02 है, ठीक है। पहले का प्रतिरोध 100 ओम, दूसरे का प्रतिरोध 520 ओम। पहले की चालकता K1 बराबर 1.29 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सीमेंस मीटर इनवर्स, और दूसरे की आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और आपको साथ साथ में मोलर चालकता भी पूछिए, ठीक है, वो भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो एक बार इधर देखना सारे। सबसे पहले K1 कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, K1 बराबर 1/R गुणा G स्टार। इसका कंसेप्ट इतना ही है कि सेल सेम है, सेल क्या है सेम, इसमें देखो प्रश्न लिखा है यदि उसी सेल, तो सेल अगर सेम होता है तो उसके G स्टार यानी सेल स्थिरांक का मान बदलता नहीं है। तो इतना ही कंसेप्ट है इसमें। तो पहले K1 का मान ज्ञात करो, K1 का मान तो अपने को दिया हुआ है, K1 का मान कितना दिया 1.29, तो इसमें से R1 का मान कितना है तो अक्सर 100 में, K1 का मान कितना है 1.29 है। इन दोनों की हेल्प लेकर G स्टार का मान ज्ञात करो, मतलब सेल स्थिरांक का, वो आ जाएगा 129 मीटर इनवर्स। और ये जो G स्टार का मान आया वो दूसरे वाला मुद्दे भर दो। दूसरे वाला कौन सा था, तो K2 बराबर 1/R2 गुणा G स्टार। K2 का मान ज्ञात करना है, R2 का मान 520 दिया हुआ है और G स्टार का मान 129 आया। इसको सोल्व करोगे तो 0.248 सीमेंस मीटर इनवर्स आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये आपका आंसर होगा। और अगर आप सेंटीमीटर में बदलना चाहो तो इसमें ये जो 0.248 है यही आपका आंसर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। गुणा 10 की घात क्या लिख देंगे, माइनस का 2 लिख देंगे, 10 की घात माइनस का 2 लिखते हैं, आपका आंसर मीटर इनवर्स हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा अभी ये प्रश्न थोड़ा सा कम है क्योंकि इसके रीजन क्या है, इसमें आपको मोलर चालकता भी पूछिए। अगर मोलर चालकता साथ में ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, लैम्डा बराबर या लैम्डा एम बराबर होता है K गुणा 1000/C, क्लियर, यानी सांद्रता। तो आपको K का मान इसमें कितना दिया हुआ है, तो K का मान अपने अभी ज्ञात किया 0.248 गुणा 10 की घात माइनस का 2 आएगा, क्लियर है। तो ये आप लिखोगे 0.248 गुणा 10 की घात माइनस का 2, क्लियर। 10 की घात कितना होगा, माइनस का 2 का, ये माइनस का 2 बटे में क्या लिखना आपको K गुणा 1000। अच्छा 1000 का मतलब 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे में C का मतलब है 0.02, दूसरे विलयन की सांद्रता कितनी है 0.02। अब आप देखो इन 3 पॉइंट से 2 पॉइंट गए, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रह जाएगा, उसको अपन बटे में लिख देंगे 10, क्लियर। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 में से 1 गए 2 और ये 10 की माइनस 2 से 10 की प्लस 2 उड़ जाएगा। इसका मतलब 2 का 248 में भाग दोगे तो 124 इसका राइट आंसर होगा, लास्ट फाइनल आंसर मोलर चालकता लैम्डा एम नॉट का मान, सॉरी लैम्डा एम का मान, ठीक है। इस प्रकार आप प्रश्न ज्ञात कर सकते हो। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है गाटरमान कोच अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? गाटरमान कोक भी लिखा सकता है, कोच भी लिखा सकता है। उसको समझाइए, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी कुछ नहीं है, इसमें बेंजीन की अभिक्रिया कराती। किसकी? बेंजीन। बेंजीन मतलब बेंजीन खुद, ठीक है। इसमें मान लो सभी कार्बन, मान लो क्या होता है ये, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। ये मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसकी अभिक्रिया आपको करानी CO मतलब कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, और करानी HCl से। किससे? HCl से, ठीक है। CuCl2 वगैरह की उपस्थिति में, ठीक है, CuCl की उपस्थिति में और AlCl3 इस प्रकार के यौगिक को उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है। जब आप अभिक्रिया कराओगे तो ये जो CO है उसको इसके बीच में ला रख दो, बस अभिक्रिया खत्म है, ठीक है। यानी बेंजीन का क्या रखना है? तो अक्सर बेंजीन का बेंजीन रखना है। क्लियर? आपको जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इधर मैं कुछ नहीं एडजस्ट करता हूँ। ये मान लो बेंजीन आपने बना दी छोटी सी, इस बेंजीन में बीच में क्या लगा दिया? तो अक्सर बीच में लगा दिया CO और साइड में क्या रह जाएगा? H। तो बेंजीन पे CO और H बन जाएगा, यानी CHO बन जाएगा। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? बेंजीन पे एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। ये इसका उत्पाद होगा। एक बार वापस समझो, बेंजीन का मतलब क्या होगा? तो अक्सर C6H6 ऐसे भी लिख सकते हो। प्लस में क्या लगना? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस में HCl। क्लियर? प्लस में HCl। इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? तो अक्सर इसकी अभिक्रिया करानी है आपको AlCl3, ठीक है, और CuCl की उपस्थिति में। जब ये अभिक्रिया कराओगे तो C6H5 हो जाएगा, ठीक है, और एक आपको क्या लिख देना? CHO, यानी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसको बोलते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया दे रखी है वो है एल्डोल संघनन। कौन सी अभिक्रिया? बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जब एल्डिहाइड और कीटोन समान अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, तो उसको अपन बोलते हैं एल्डोल अभिक्रिया। और जब उसका जलपणन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। एक बार इधर देखो, 2 मिनट लगेंगे, पूरा वैसे पेपर खत्म होने वाला वैसे भी है ना, तो थोड़ा सा इधर दिमाग लगाना हो जाएगा। हाँ, एल्डोल संघनन। यहाँ पे अभिक्रिया आपको दे रखी है 2CH3 CHO। इसकी अभिक्रिया करानी है किसकी उपस्थिति में? डाइल्यूट NaOH। इधर देखना, ये डाइल्यूट मतलब दिल है ना, दिल दिल नहीं, डाइल्यूट NaOH। जब अभिक्रिया कराओगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। इधर समझना थोड़ा सा, CH3 CHO पहले को सामने रखना है, दूसरे में क्या रखना है? CH3 CHO। अब आपको चेक क्या करना है? यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करो और इस ऑक्सीजन पे लगा दो, तो आपको उत्पाद ऐसे लिखना पड़ेगा। इधर देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा मुश्किल काम है। इधर बोर्ड हाथों से लिखना, CH3 CH का रखना CH। क्लियर? अब ये जो O है, इस O को आपको चेंज करना OH में, यानी एक H यहाँ से यहाँ पटक दो, तो यहाँ पर CH का क्या हो जाएगा? ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ आप, ये इधर वापस लिख देता हूँ मैं, थोड़ा एक मिनट आप एडजस्ट करना। CH यहाँ पर कौन आ जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा OH। इसका मतलब ये जो कार्बन था यहाँ पर, इस कार्बन पे ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को ग्रहण करके OH बना देता है। तो जब ये OH बना देगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर CH2 रह जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो CH2। क्लियर? और इस CH2 के बाद में कौन है? तो CHO का CHO लिख देंगे। ये हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है? ठीक है, अब वापस थोड़ा कलर चेंज कर मैं आपको बताता हूँ। इधर देखना रखा, यहाँ से क्या करना है? OH और यहाँ से क्या करना है? H। जब आप इसको गर्म करोगे, यानी ये A प्रोडक्ट है, कौन सा है? A प्रोडक्ट। इसको आप क्या कर रहे हो? गर्म, और H2O माइनस हो जाएगा इसमें से। जब गर्म करोगे तो इसमें से जल निकल जाएगा। यहाँ से क्या हटेगा? तो अक्सर OH हटेगा, और यहाँ से क्या हटेगा? H। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है ना, वो मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, आप थोड़ा देखना इधर ना। यहाँ पर देखो CH3 का क्या रहेगा? तो अक्सर CH3 रहेगा सेम टू सेम। CH का क्या रह जाएगा? CH। जब यहाँ से OH और यहाँ से H हट जाएगा तो बंद कैसे हो जाएंगे? 2। यहाँ पर क्या रह जाएगा? खाली CH, और बाम क्या हो जाएगा? CHO। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसको बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया? ये अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। अब मैं छोटा सा आपके रिवीजन के लिए वापस लिख देता हूँ, ध्यान रखना। खाली अब अभिक्रिया लिखूंगा। उत्पाद CH3 CHO, 2 उत्पाद है। इसकी अभिक्रिया किससे उपस्थिति में? डाइल्यूट NaOH। क्लियर? NaOH। तो बनेगा क्या? ये बनेगा पहले तो CH3 CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH। बाद में इधर कौन होगा? CH2 CHO। ये A प्रोडक्ट है, कौन सा? A। उसके बाद में इसका आपको क्या करना है? जल अपघटन, यानी गर्म करना है। तो जल अपघटन नहीं, जल हटाना है, इसमें से गर्म करना है। तो यहाँ से कौन हट जाएगा? OH, और यहाँ से H। तो क्या बनेगा? CH3, बाद में CH, बंद कैसा हो जाएगा? डबल बंद। यहाँ पर क्या रह जाएगा? खाली CH, इस जगह CH रह जाएगा, और लास्ट में कौन होगा? CHO। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। इसका नाम एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अगला देखो नेक्स्ट। ठीक है, क्या पेपर पूरा हो गया? नहीं, अथवा वाला 1-2 प्रश्न हो रहे हैं, वो भी निपटा देते हैं, बाद में आपका भंडार हो जाएगा पेपर का पूरा। तो लास्ट जो प्रश्न है वो उसका नाम है रोजेनमुंड। रोसेनमुंड लिखा है, अभिक्रिया का नाम है रोजेनमुंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रोजेनमुंड अभिक्रिया। अपचयन कहते हैं इसको, रोजेनमुंड अपचयन। इस पर टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी तो देखो, एक बार टिप्पणी खोलते इसका। ठीक है, एक आपको यूज करना है RCOCl। इसको अपन बोलते हैं एसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिल क्लोराइड। इसका आपको करना है अपचयन पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में। किसकी? पैलेडियम मतलब पैलेडियम, और BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। इसकी उपस्थिति में अपचयन करना है। इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ना। कितने? 2 क्या जोड़ना? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर रख दो, एक हाइड्रोजन इधर रख दो, बस हो गया। यहाँ पर क्या बन जाएगा? RCHO। ठीक है, RC डबल बॉन्ड हो तो पहले से था, नया कौन आ गया? H। इसी को अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? RCHO। यानी ये एल्डिहाइड बनाने की एक अभिक्रिया है। क्लियर है क्या? और प्लस में लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे? HCl। तो किसकी? एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया। एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया, या एसिल क्लोराइड का अपचयन ऐसे लिख सकते हो। एसिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति करने पर एल्डिहाइड बनते हैं। इसको रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। क्लियर?
और लास्ट अभिक्रिया इसकी कि आपको अभिक्रिया करानी है CH3MgBr यानी RMgx ग्रीन एयर अभिकर्मक की अभिक्रिया CO2 से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करनी है। उसके बाद उसका करना है अम्लीय जल अपघटन। तो इसको देखो ये भी निपटा देते हैं बाम पेपर पूरा, ठीक है। इधर देखो एक बार सारे ये अभिक्रिया, इधर सबसे पहले आपको लिखना RMgx, R का मान CH3 दे रखा, तो CH3 लिखो CH3Mg और यहाँ पर Br। इसकी अभिक्रिया आपको करानी CO2 किससे CO2। तो पहले मैं लिख देता हूँ CO2, इधर से बना सारे C डबल बॉन्ड O ये CO2 है। तो हाँ सर इसकी अभिक्रिया किससे करानी है CH3MgBr। तो आप थोड़ा सा इधर दिमाग लगाओ तो आपको अभिक्रिया बहुत आसानी से पहले बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आप देखोगे तो Mg एक धातु है, Mg पर क्या आएगा तो अक्सर डेल प्लस आएगा, तो कार्बन पे क्या आता है डेल माइनस। अब कार्बन पे डेल प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, वो डिपेंड करके कि ये किस पे जुड़ा हुआ है। तो Mg धातु पे में से क्या धनायन, तो इस पे क्या लिखा डेल प्लस, इस पे कार्बन क्या लिख दिया डेल माइनस। और अगर बात करें CO2 की तो इसमें ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, इस पर माइनस आएगा और कार्बन पर प्लस आएगा। अब आपको क्या करना है माइनस वाले को प्लस से, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दो। तो यहाँ पर इस पे डेल माइनस है तो इसको कहाँ ले जाकर जोड़ दोगे कार्बन पे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3, बाद में C डबल बॉन्ड O का C डबल बॉन्ड O, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये जब जुड़ेगा तो एक बंद कम हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे कौन जुड़ेगा माइनस पे, ये डेल माइनस है तो इस पर डेल प्लस वाला यानी MgBr जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रह जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा MgBr। ये पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट नंबर ए। इस प्रोडक्ट नंबर ए का अब आपको करना है जल अपघटन। क्या करना है जल अपघटन, मतलब H3O प्लस की उपस्थिति में जल को जोड़ना है, किसको जल को। तो आपको जल कैसे जोड़ना है, तो एक तरफ रखना H, एक तरफ रखना OH, क्लियर है क्या भाई। एक तरफ H एक तरफ OH, उसको यूँ तोड़ दो, क्लियर। यहाँ पर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्लियर। और साथ साथ में एक तो बन जाएगा MgOH Br। मैं वापस सीधी अभिक्रिया लिख रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लोगों ने CH3, ठीक है, सॉरी वापस लिख देता हूँ, ये अभिक्रिया यूँ थी। CO2 में किसको जोड़ना है, तो सर CO2 में जोड़ना है CH3 CO नहीं CH3MgBr है ना, CH3 ये CH3 बाम कौन है तो अक्सर Mg बाम कौन है तो अक्सर Br। अब इसको जब जोड़ोगे तो इसका उत्पाद बनेगा ये, इधर से बना सारे CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में OMgBr, ये OMg, ठीक है Br। अब आपको क्या करना है वापस आप लिख देता हूँ OMgBr। अब इसका करना जल अपघटन, तो एक तरफ क्या रखना है H और एक तरफ OH। तो इस तरफ रखोगे H, उस तरफ क्या रखोगे OH। अब इसको ऐसे तोड़ दोगे तो आपको एक उत्पाद तो मिलेगा CH3 COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और प्लस में मिलेगा आपको Mg पे एक तो होगा Br, ठीक है, एक तो कौन होगा Br और एक हो जाएगा OH। इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा और ये आपकी लास्ट हो जाएगा पेपर कंप्लीट। इसी के साथ आपका पेपर होता है पूरा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो और पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी आपके मॉडल पेपर भी जारी हो जाएगा थोड़े दिनों में, वो मॉडल पेपर भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। तो इस प्रकार आप इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।